अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 49। चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, उसका पार्ट ए और पार्ट बी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। पार्ट 8 में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, वो हमने किए। देन पार्ट बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, इनके आपने शॉर्ट आंसर देने होते हैं जस्ट 2-3 लाइन्स में, ठीक है। तो इसके 8 पार्ट थे, 2.8 तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पार्ट सी डेट इज़ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, और जो मुझे लगेंगे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं वो मैं आपको रिटन फॉर्म में करवा दूंगी, और जो ज़रा इजी होंगे वो आप लोग बेटे खुद जो है नोट करते जाओ, मैं आपको समझाती जाऊँगी। पेज नंबर 49 पे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिनमें 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्सप्लेन, इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेटमेंट ऐसी क्यों है, ये क्या वजह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम नहीं होते। तो बेटे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हैं ये इक्वल हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में जब आपकी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगी और आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी। दोनों सूरतें हो सकती हैं, मे बी और मे नॉट बी। यानी कि डिस्टेंस, और मेरी बात को आप लोग समझो, मैंने आपको क्या कहा कि दोनों सूरतें हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मे भी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये इक्वल भी हो सकते हैं इन मैग्नीट्यूड, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं भी हो सकते। अब दो डिफरेंट चीज़ें आ गई ना, अगर ये इक्वल हो रहे हैं तो वाई, अगर नॉट इक्वल हैं तो देन। ये दोनों चीज़ें हमने क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो पहला चीज़ क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे वो आपने रीज़न बताना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आप पहले क्या लिखोगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, जब मोशन आपकी स्ट्रेट लाइन में होगी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है बेटे ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं जब आपकी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगी और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी। क्लियर हो गया। अब हम दूसरी बात की तरफ आएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इफ द पाथ इन्वॉल्व्स टर्न और अ सर्कुलर मोशन। जब पहले हमने क्या कहा था कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। अब हम कह रहे हैं कि विल नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड कब, जब उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी। उसकी या तो डायरेक्शन जो है वो आप लोग यू टर्न ले लोगे, किसी भी साइड पे डायरेक्शन, लेफ्ट साइड पे ले लो, राइट साइड पे ले लो, आपने टर्न ले लिया, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, या आप सर्कुलर पाथ में मूव किए तब। यानी कि डायरेक्शन आपका पाथ चेंज हो गया, आपने सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दिया, तब आपका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं रहेगा। मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल रहता है जब आपकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो और स्ट्रेट लाइन में हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है will not be equal if magnitude या if path involve turn or a circular motion। क्लियर है। नंबर 2, क्या बात है बेटे नहीं समझ आ रही। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उनका मैग्नीट्यूड तब इक्वल होता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, तो कर्व में होगी या सर्कुलर पाथ में होगी, तो मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने नंबर 2। When a bullet is fired velocity with its leaf, the barrel is called a muzzle velocity of a gun. The muzzle velocity of one gun with a longer barrel is lesser than that of a gun with a shorter barrel. In which gun is the acceleration of the bullet larger? Explain your answer. बेटे यहाँ पे ये जो मजल वेलोसिटी लिखी हुई है इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये आपके पेपर में आ सकती है कि व्हाट इज़ मजल वेलोसिटी। तो ये वो वेलोसिटी है जब बुलेट को फायर किया जाता है, तो जिस वेलोसिटी के साथ वो बैरल को लीव करती है, वहाँ से निकलती है ना बुलेट, गोली, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मजल वेलोसिटी ऑफ द गन कहते हैं। गन की मजल वेलोसिटी, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये आपके पेपर में आ सकता है।
तो जो मजल वेलोसिटी है गन की वो क्या है, लेसर है देन दैट ऑफ अनदर गन विद शॉर्टर बैरल, जिसका बैरल शॉर्टर होगा और जिसका बैरल, एक गन जिसका बैरल ज़्यादा है, एक गन जिसका बैरल शॉर्टर है, इन दोनों की जो बेटे वेलोसिटी है वो चेंज है। क्यों, ये आपने बताना है कि एक्सेलरेशन जो है वो किस गन की ज़्यादा होगी, ठीक है, किस गन की बुलेट की एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो वो बुलेट जिसका बैरल जो है बेटे लॉन्ग होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। जिसका बैरल जो है लंबा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा होगा, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम होती है। जिसका बैरल शॉर्ट होता है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होती है। इसको आपने ऐसे लिखना, आप कैसे राइट करोगे, राइट करो बेटे, the bullet in the gun with the longer barrel, the bullet in the gun with the longer barrel will have less acceleration because why, because it travel through a longer distance resulting in the force being applied over a longer time। सिंपली आप लोग क्या बता देना है बेटे, इसमें आप लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है कि वो बुलेट जिसका, या वो गन, उस जिस गन से आप बुलेट फायर कर रहे हैं, जिसका बैरल लंबा होगा ना, बड़ा होगा लेंथ वाइज, उसके अंदर लेस एक्सेलरेशन होगी। क्यों, क्योंकि वो लॉन्गर डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, जिसकी वजह से जो फोर्स है उसको अप्लाई करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसके ऑपोजिट अगर हम आते हैं तो जिसका बैरल जो है वो शॉर्ट होगा, उसकी जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करेगी और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया, लिख लोगे, दोबारा एक दफ़ा डिक्टेट करवा देती हूँ, अगर आपका रह गया तो आप राइट कर लें। द बुलेट इन द गन विद द लॉन्गर बैरल विल हैव लेस एक्सेलरेशन बिकॉज इट ट्रैवल थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब वो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्टिंग इन द फोर्स बीइंग अप्लाइड ओवर ए लॉन्गर टाइम। और अगर आप ऑपोजिट आए, आप ये लिख सकते हैं, दूसरी साइड पे आप ये लिख सकते हो, द बुलेट इन द गन विद शॉर्टर बैरल will have greater acceleration because it travel through a short distance। उसी का जो पहले हमने लिखा है ना, उसी का ऑपोजिट लिख लो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, इट वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव। Is it possible that the instantaneous velocity at any time during the trip had a negative value? Give justification of your answer। आपको सिंपल बताया कि एक कंप्लीट ट्रिप है जिसमें एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट की गई है, उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आई है। अब आपसे ये पूछा गया है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हम इस पूरे टाइम में जो ट्रिप हमने लिया, अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करें तो क्या वो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? तो आपने यस ये बताना है कि इज डेट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आए। तो आपने इसका आंसर देना है बेटे ये पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिवाइड करते हैं, टोटल टाइम के साथ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी आ सकती है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करे, यानी कि आप लोग रिवर्स ले ले आपकी गाड़ी, या क्या करे यू टर्न ले ले। अगर यू टर्न ले लिया या आपकी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर लिया तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी could be negative at certain moments if the object move in opposite direction to the displacement। अगर आपकी बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिटली मूव करेगी तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू जो है बेटे वो क्या आएगी, वो नेगेटिव आएगी। आप सिंपली लिख लोगे the instantaneous velocity could be negative at certain moment if the object move in opposite direction to the displacement। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिटली आप मूव करोगे, यानी कि रिवर्स कर हो जाएगी आपकी गाड़ी, या आप यू टर्न ले लोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपका है 2.4। 2.4 की तरफ आप बेटे देखें, a ball is thrown vertically upward velocity v
इट टर्न टू द ग्राउंड इन टाइम टी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन। एक बॉल है जिसको हमने ऊपर फेंका है, वो ऊपर गया है किस वेलोसिटी के साथ, v के साथ, और वो वापस ग्राउंड में आया है कितने टाइम में, t में। आपके पास 4 ग्राफ दिए हुए हैं, आपसे ऑप्शन पूछा है कि कौन सा ग्राफ जो है वो इस चीज़ को सही जो है एक्सप्रेस कर रहा है, और जो सही है वो सही क्यों है, आपने ये चीज़ भी एक्सप्लेन करनी है। बेटे कॉमन सेंस है, कैसे कि जब आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, v हुई, ठीक है। वो एक मैक्सिमम हाइट तक गया, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ही पूछी हुई है ना कि मैक्सिमम हाइट क्या, और उधर जाके जब वो चला गया तो उसकी बेटे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसके बाद वो वापस क्या आता है, ग्राउंड तक आता है, ठीक है। ऊपर जाने में जो टाइम जितना लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा, बॉल को, ऐसे ही है, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बेटे, टोटल टाइम उन्होंने बता दिया है, टी बता दिया हमें, क्वेश्चन में टी बताया है। ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा, और दोनों का जब टोटल टाइम कैलकुलेट किया तो वो क्या हो गया आपका, कैपिटल टी हो गया। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो आपका ठीक है। तो बेटे जो ग्राफ ए बी सी डी 4 ग्राफ आपको दिए हैं, तो जो ग्राफ सी है आपका, वो जो है वो आपका करेक्ट ग्राफ है। जो हमारा जो हमने बिहेवियर बता रहे हैं ना कि वेलोसिटी जो है वो इसकी डिक्रीज हुई है v से लेकर 0 तक, ठीक है, और फर्स्ट हाफ में, और फिर उसका जो है इंक्रीज हुआ है दूसरे हाफ में। तो डाउनवर्ड मोशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। देखो मैंने क्या कहा, पहले बॉल ऊपर गिर जाएगा, टोटल टाइम आपको कितना बताया था बेटे, टी बताया था, टी बताया था ना टोटल टाइम। इसका मतलब है हाफ ऊपर जाने में लगा, हाफ नीचे आने में टाइम लगा। अगर आपका सपोज देखो जैसे हम करते हैं कि टोटल टाइम जो है वो 2 मिनट्स है बॉल को ऊपर फेंकने और नीचे आने में, तो इसका मतलब ये है ना कि 1 मिनट ऊपर जाने में लगा, 1 मिनट नीचे आने में लगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 मिनट। बिल्कुल यहाँ पे भी देखो ये जो t/2 है, t/2 का मतलब है कि हाफ टाइम ऊपर जाने में लगा, हाफ टाइम नीचे आने में लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t हो गया। ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी ऊपर जा रही है, ऊपर आके यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड से फिर ये नीचे चली जाएगी ना यहाँ पे बॉल, और ये आपका ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये जो है ये आपका करेक्ट ग्राफ है, यानी कि सी ग्राफ जो है ये आपको बिल्कुल सही टाइम जो है ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा। यानी कि जो डाउनवर्ड मोशन है वेलोसिटी की डायरेक्शन की, ये ऑपोजिट होती है फर्स्ट हाफ के, ठीक है। जो फर्स्ट हाफ में आपका टाइम लगा है ना बिल्कुल उसी के ऑपोजिट होगी, तो वो आपका ग्राफ जो है जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगा है, तो वो ये वाला ग्राफ जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया, ये सारा पहले आपने एक्सप्लेन कर देना जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि उसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। इनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट बनेगा, यानी कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। तो ग्राफ सी जो है वो आपका करेक्ट ग्राफ है, क्योंकि ये इस बिहेवियर को बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो शो कर रहा है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2.5। द फिगर गिवन शोज बिलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रैवल ऑफ साइक्लिस्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेगमेंट ए बी एंड सी। एक साइक्लिस्ट है, उसका आपको ग्राफ शो किया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको वहाँ पे 3 सेगमेंट दिए हुए हैं ए बी सी, आपने इन तीनों सेगमेंट्स पे बेटे वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो लेट स्टार्ट, मैं आपको ये वेलोसिटी जो है वो करके दिखाऊंगी, आप लोग जो है इस वेलोसिटी को मेरे साथ साथ जो है वो करेंगे। मैं आपको रिटन फॉर्म में करवा देती हूँ क्योंकि ये ओरली जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चैप्टर 2 है हमारा ये, चैप्टर 2 का पार्ट सी है, पार्ट सी का ये है 2.5, ठीक है। 2.5 के 3 सेगमेंट हमें दिए हुए हैं। पहले हम करते हैं सेगमेंट ए। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे अगर आप देखो तो पार्ट ए में डिस्टेंस आपका कितना है, हमारे पास 2 किलोमीटर,
ठीक है, टाइम कितना है 6 मिनट। वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, वेलोसिटी पूछा हुआ है ना, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, समझ आ रही है ना बेटे, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 2 है, टाइम कितना है 6 है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.33 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेगमेंट बी की तरफ। ठीक है, उसी तरह आपने डाटा लिखना है इसका। डिस्टेंस यहाँ पे आप लोग, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, खुद ही लिखना है। डिस्टेंस 0 दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी कि 6 मिनट से लेकर 11 मिनट तक। अगर आप उस डायग्राम पे गौर करो तो यहाँ पे बी पे टाइम कितना है, यहाँ बी कहाँ से शुरू हुआ है बेटे, बी 6 से शुरू होके 11 तक गया है। ये आपकी डायग्राम है ना, इस डायग्राम को गौर से देखो। सेगमेंट ए तो ये था हमारा, सेगमेंट ए ये सेगमेंट ए, ठीक है। और डिस्टेंस हमारा कितना था, यहाँ पे हमें दिया हुआ था डिस्टेंस, तो 2 ही दिया हुआ है ना आपको, ठीक है। इधर सेगमेंट बी है, ये है बी रफली, ठीक है। ये कितना टाइम है आपका, सी यहाँ से लेकर 6 से लेकर 11 तक है ये टाइम, यहाँ तक दरमियान तक तो 11 ही आएगा। और अगर सेगमेंट सी में टाइम देखोगे आप लोग, सेगमेंट सी में टाइम जो है वो आपका 11 से लेकर कहाँ तक है 20 तक है। तो 11 से लेकर 20 तक कितना टाइम बनता है बेटे, 11 से लेकर 20 तक 9 मिनट्स बनते हैं। तो इस तरह ये टाइम दिया गया, समझ आ गई। अब इस ग्राफ को देख के मैं टाइम बता रही हूँ आपको। और डिस्टेंस भी अगर ए का आप लोग देखोगे, ये ए है, ठीक है, ये बी है हमारे पास, और ये आपके पास क्या है डिस्टेंस। यहाँ पे बी पे जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये आपके पास सी है, सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है, डाउनफॉल मूव कर रहा है, तो सी पे आके आपका डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा बेटे, -2 हो जाएगा। 2 से ये माइनस कर देंगे जितना सी का डिस्टेंस है, 2 से 0 किलोमीटर तक आप लोग आओगे तो वो आपका डिस्टेंस है। क्लियर हो गया। आपने इन तीनों पॉइंट्स पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो फाइंड करने हैं। अब हम फाइंड करेंगे सेगमेंट बी का। डी आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे 0 किलोमीटर, टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें 5 मिनट। v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी क्या दिया हुआ है आपको, 0 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 किलोमीटर पर मिनट। यानी कि इस पॉइंट पे जाके साइकिलिस्ट जो है वो किस पे आ गया है, रेस्ट पे आ गया, स्ट्रेट लाइन होगी थी ना। फिर आता है आपका सेगमेंट सी। सेगमेंट सी पे जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो कितना है, -2 किलोमीटर ऑपोजिट, यानी कि पहले वो ऊपर गया है, ऊपर जाके थोड़ी देर उसने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे आया है, तो डिस्टेंस जो है वो वही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 9 मिनट। v इज इक्वल टू डी ओवर टी, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, 2 डिवाइडेड बाय 9, तो जब इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 0.22 किलोमीटर पर मिनट जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो माइनस साइन है ये माइनस में आएगा ना। ये माइनस का मतलब क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। बेटे ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे साइकिलिस्ट गया, यहाँ पे हमने क्या कहा कि वो रेस्ट पे आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गई, फिर यहाँ से वापस आया, यहाँ पे जाने के लिए भी जितना डिस्टेंस है, वेलोसिटी लगी उतनी नीचे आने पे लगी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड थी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि डायरेक्शन क्या है उसके ऑपोजिट होगी ना, क्योंकि ऑपोजिट आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या शो किया, माइनस शो किया, माइनस। क्लियर है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल
Is it possible that the velocity of an object is zero at an instant of time, but its acceleration is not zero? If yes, give an example of such case. आपसे पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाए लेकिन उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। तो बेटे ये पॉसिबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज अगर हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है, जब वो रेस्ट पे जाता है तो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होती है, वो हमेशा उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है और एक्सेलरेशन क्या होती है उसकी 9.8 होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो होती तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होते तो दोनों ज़ीरो होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, नो। इफ़ यस के मतलब इट इज़ पॉसिबल कि वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होती। ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, कौन सी एग्जांपल है, तो आपको मैंने एग्जांपल क्या दी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी चीज़ जो है आप लोग उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर भी चले जाओगे ना तो ग्रेविटी, अगर अब बॉल मैंने ऊपर फेंका थोड़ा सारा तो ऊपर पॉइंट पे जब वो गया वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, लेकिन जो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रही है वो हमेशा जो है उसकी वैल्यू 9.8 ही रहती है, ठीक है, और वो उसके ऊपर स्टिल जो है वो एक्ट कर रही होती है। ये आपका पार्ट सी जो है बेटे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी आपके हैं कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन ज़्यादातर वही होते हैं जो हम सारे चैप्टर में जो है पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम इनसे भी जो है वो गो थ्रू हो जाते हैं। हाउ ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एक्सप्लेन, ठीक है। वेक्टर्स को ग्राफिकली जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, अगर आपको याद हो मैंने आपको डिटेल से ये क्वेश्चन पढ़ाया था कि वेक्टर्स को हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये है बेटे, इसका आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है सारा, पीछे आप लोग पीछे से देखो और इसका आंसर जो आपकी बुक में है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ये है इसका क्वेश्चन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये आपका आंसर दिया हुआ है, आपने जो है पीछे से इसका आंसर मैंने आपको सारा अच्छी तरह ये टॉपिक हमने पढ़ा था, इसका आंसर वहीं से देके आपने लिखना है पूरा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। पहली डिफरेंशिएशन आपकी क्या पूछी हुई है कि रेस्ट में और मोशन में क्या डिफरेंस है। तो बेटे सिंपल इसका एक एक लाइन का आप आंसर लिख सकते हो कि कोई भी बॉडी जो डेफिनेशंस आपकी बुक में लिखी हुई है ना वही इनका डिफरेंस है मेन, कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इसकी सराउंडिंग जो है वो चेंज नहीं करती तो उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर पर्सन जो है वो कहीं खड़ा है, मतलब खड़ा है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो रेस्ट में है। अगर ये बॉल पॉइंट है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ये किस में है, ये रेस्ट में है। और मोशन की डेफिनेशन आप लोग क्या लिख लोगे कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इसकी सराउंडिंग जो है वो चेंज कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बॉडी जो है मोशन में है। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या लिख लोगे, मैन वॉक्स, कोई भी मैन जो है जो मैन वॉकिंग ऑन अ फुटपाथ, वो हर सेकंड बाद उसकी वो तो चेंज हो रही है ना पोजीशन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। आपकी बुक में इन दोनों की डेफिनेशंस दी हुई हैं। आगे आपका आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन भी आपको दी हुई है। स्पीड क्या कहते हैं, डेफिनेशन पहले इनकी लिख लो कि द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि स्पीड को हम स्पीड इज इक्वल्स टू s/t, जबकि वेलोसिटी होती है d/t। स्पीड जो है बेटे एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, एक्सप्लेन एग्जांपल्स। आपकी बुक के बिल्कुल स्टार्ट में हमने सारी की सारी जो है इधर बुक में ये देखें, ये सारी मैंने आपको डिटेल से टाइप ऑफ मोशंस पढ़ाई थी सारी, और फिर हमने इन मोशंस की जो है एग्जांपल्स भी की थी। ये सारी की सारी आपने इस क्वेश्चन में जो है वो राइट करनी है। व्हाट डू
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आपने डिफरेंसेस लिखने हैं, 3-4 डिफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ, आप लोग राइट कर लें। पहला जो आपका डिफरेंस होगा वो इन दोनों की डेफिनेशंस होंगी, मैंने आप लोगों को करवाई भी थी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, दोबारा बता देती हूँ। व्हाट इज डिस्टेंस बेटे? लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान में जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है? दूसरा आप लोग क्या डिफरेंस लिख सकते हो? डिस्टेंस जो है बेटे वो स्केलर क्वांटिटी है। मैंने क्या कहा? डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट की जो है वो डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। डिस्टेंस को हम कैपिटल एस से राइट करते हैं, कैपिटल एस लिखते हैं डिस्टेंस के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग स्मॉल डी जो है वो यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? उसके ऊपर एरो हेड भी लगाते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 2.5, व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? एक्सप्लेन इट बाय डायग्राम। ये आपकी बुक में जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको डिटेल से ये करवाया था, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर पीछे आए हैं आप लोग जरा अपनी बुक में, ये इधर आएंगे, देखें ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमने सारे डिटेल से पढ़े थे। ये उस क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों ने राइट करने हैं। और एक्सप्लेन बाय डायग्राम्स, और डायग्राम्स भी जो है इसकी साथ साथ बनी हुई हैं, और मैंने भी आप लोगों को जो है वो सारी जो है अच्छी तरह बना के जो है वो दिखाई थी। ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, ठीक है, और ये स्पीड टाइम ग्राफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एन एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये भी हमने जो है ये भी बेटे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.6 है। आपने जो है बताना है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। प्रूफ दैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। ये इसका आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, और ये मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारा का सारा आप जो है इसके आंसर में राइट करोगे बेटे, ये वाला ये आंसर है इसका। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह जो है वो आंसर लगवा रही हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या राइट करना है, तो बेटे ये है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, इसके अंदर आप लोगों ने ये सारा आंसर लिखना है। फिर आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैन बी अप्लाइड टू द बॉडीज मूविंग अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका आंसर बेटे ये है, टॉपिक आपका 2.12 पेज नंबर 44 पे जो टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ये इसका जो है ये इसका आंसर है। तो ये आप यहाँ पे जो है ये राइट करोगे, दिस इज़ योर आंसर, यहाँ तक आपका आंसर है फ्री फॉल का, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हमारा पार्ट डी जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटे हम पार्ट ई दैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टॉपिक तक बेटे, अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा।